तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, बस अब ये डायलॉग रह जाएगा। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भारतीय कानून में बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं वो देश के लिए, देश की जनता के हक में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। भारतीय कानून एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। 3 नए क्रिमिनल लॉ के जरिए अंग्रेजों के जमाने के कई कानून खत्म हो जाएंगे। ये बिल लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पास हो गए। इसी के साथ ही नए क्रिमिनल लॉ को सदन की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि इस कानून के आने पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश में प्रस्तावित होगी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी जिसमें हमारे साथ में कई मेहमान साथ में रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे देश की जनता को भरोसा दिलाया, जरा सुनिए। उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। इन प्रयासों को 150 साल की गुलामी से बाहर आने वाला बताया गृह मंत्री अमित शाह ने। अगर आसान शब्दों में कहें तो देखिए, मर्डर, गैंगरेप, छिनैती समेत जो कई आपराधिक धाराएं हैं अब वो बदल गई हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। खास मेहमान में आलोक वत्स हमारे साथ में, नेता बीजेपी, भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, और अश्विनी दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जल्द ही हमारे साथ में होंगे, जिनके साथ में इन धाराओं के बदलने से क्या असर पड़ने वाला है, देश की कानून व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन आने वाला है, सरकार के दावों में कितना दम है, और वाकई जो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का डायलॉग हम सुनते आए हैं और जो हकीकत भी है एक, क्या ये सच में खत्म हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस के साथ में शुरुआत करते हुए, भावना जैन, इन बदलावों को आप कैसे देख रही हैं? कांग्रेस का क्या मानना है, ये बदलाव जरूरी थे या नहीं, और इन बदलावों से क्या असर होने वाला है? क्या गृह मंत्री अमित शाह की बातों पर भरोसा करते हैं कि 3 साल में न्याय मिलेगा? जो कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, देखिए ये प्रक्रिया निरंतर 1947 से भारतीय कानून में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग सरकारों ने अपने अपने तरीके से कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया को जारी रखा है। पर दुख की बात यह है कि इस प्रक्रिया में जब ये कानून पास हो रहे थे राज्यसभा में और लोकसभा में, सरकार ने विपक्ष की कोई इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की। 140 से ऊपर सांसद को यहां से निलंबित किया जा चुका था। तो ये बड़े दुख की बात है कि इस पर पूर्णतः चर्चा हो ही नहीं पाई, देख ही नहीं पाए हम कि विपक्ष का इसमें क्या उसमें क्या ओपिनियन रहेगा, उनके क्या विचार रहेंगे, इसमें क्या और बेहतर तरीके से देश की जनता के लिए कानून तय किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन करने का जो इन्होंने ये एक तरीका चलाया है जिसमें विपक्ष के सभी सांसदों को, 140 सांसदों को संसद के दरवाजा दिखाकर संसद के बाहर रख दिया है। इस पूरी कानून को पास करने की प्रक्रिया में विपक्ष की आवाज कहीं सुनाई ही नहीं। एक सवाल यहाँ पर फिर विपक्ष पे ही बन जाता है। विपक्ष तो बार बार ये चीखता रहा कि संसद में सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री जवाब दें। कितनी बार विपक्ष के सांसदों ने यह बात कही कि गृह मंत्री इन मामलों पर जवाब दें, जो धाराओं में बदलाव हुआ है, जो यहां परिवर्तन हुआ है, उस पर हमको बात करनी है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस मसले पर कितने सांसदों ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल किया? देखिए, जब
जो सबसे बड़ा मुद्दा जो जिसके ऊपर गृह मंत्री सीधे तौर पर जवाबदेही जिनकी तय होती है वो है गृह मंत्री। दिल्ली पुलिस जो है वो किसके अंतर आती है? देश की कानून व्यवस्था हमारे गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। तो ये जरूर है कि अगर संसद में इतनी बड़ी घटना होती है तो पर इससे तो ये संदेश गया ना कि विपक्ष को मतलब सिर्फ अपनी राजनीति से है, करना पड़ेगा ना। इससे एक संदेश तो ये गया ना कि सिर्फ एक मसले को पकड़कर विपक्ष बैठा है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, उससे उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। इससे तो ये संदेश गया ना कि देश के और मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्या आप पूजा जी ये मानती हैं कि ये जो संसद पे ये घटना हुई ये चिंताजनक है कि नहीं है? मैं ये मानती हूँ कि ये भी चिंताजनक है और विपक्ष का संसद में मौजूद होना भी इंपॉर्टेंट है और देश के अन्य विषयों पर भी विपक्ष को बोलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। आलोक बस इसका जवाब देंगे। आलोक बस ये कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस हो रहा था और वहां पर आपने विपक्षी सांसदों का निलंबन कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, ये निलंबन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। राजीव गांधी के समय में भावना जी को याद होगा कितने सांसदों का निलंबन हुआ था। तो ये निलंबन कोई नहीं, अगर आप पार्लियामेंट के अनुरूप काम नहीं करेंगे, अगर आप वहाँ पर अलोकतांत्रिक ढंग का काम चालू करेंगे, प्ले कार्ड ले जाना मना है, वो प्ले कार्ड लेके पहुँच गए, सारी चीज़ों की अवहेलना करेंगे तो आपकी पूजा थोड़ी की जाएगी। वहाँ पे आप पर सख्त कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के तहत आप निलंबित किए गए हैं। और तो कोई ऐसा हुआ नहीं। राजीव गांधी के समय में जब इतने ढेर सारे सांसद निलंबित हुए थे तो उस समय क्यों नहीं आपने बोला था कि यह गलत हो रहा है? और रही बात जो न्यायिक प्रक्रिया में जो अभी फेरबदलाव की बात हुई है, ये सुस्वागतम योग्य कदम है। ऐसा देश में पूरे देश इससे खुश होगा कि अगर हमें त्वरित न्याय मिले। यहाँ पर तो सिविल के मामले 40-40 साल तक नहीं फैसला होता है। क्रिमिनल केस में निर्भया कांड में 11 साल के बाद उस दोषियों को सजा हुई। रंगा बिल्ला कांड में आप ही के कांग्रेस के रेजिम में हुआ था, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी विद्यार्थी था, कि 8 साल के बाद उनको फांसी की सजा हुई। तो ये तो आपको भी इसकी सराहना करनी चाहिए कि जस्टिस मिल जाए टाइम पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। तो अगर इन चीज़ों पर जिस तरीके का प्रावधान है और जिन चीज़ों को और इसमें सम्मिलित किया गया है, रेप केस को फांसी की सजा का भी प्रावधान दिया गया है, तो ये सब चीज़ें सुस्वागत है, स्वागतम योग्य है। देश के हर नागरिक को इंक्लूडिंग कांग्रेस को, भावना जैन जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम देश हित में हो रहा है, देश के लिए हो रहा है। बहुत लंबी प्रक्रिया में फंस जाते हैं हम जब जाते हैं किसी भी कोर्ट में किसी भी मामले को लेकर। अश्विनी दुबे ज्यादा बारीकी से हमें चीजें समझा पाएंगे। अश्विनी दुबे जी, सवाल यह है कि ये जो बदलाव हुआ, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इससे जो न्यायिक प्रणाली है वो बेहतर होगी, अपराधियों को सजा जल्द ही मिलेगी। अश्विनी दुबे जी, मैं आपके पास वापस लौटूं, उससे पहले जरा अनुराग ठाकुर एक बार क्या कह रहे हैं देश के केंद्रीय मंत्री, सुनिए। कहानी मेरी जुबानी ड्यूरिंग द विकसित भारत संकल्प यात्रा, we have gone, the vans have gone to close to 68,000 panchayats, covering around 3 crore people. So you can well imagine by the end of this Viksit Bharat Sankalp Yatra, I am sure more than 15 crore people will directly come to the venues, will get more aware and get more benefits out of the Viksit Bharat Sankalp Yatra. विकसित भारत संकल्प यात्रा पे आप अनुराग ठाकुर को सुने, तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। अश्विनी दुबे जी, जो बात कही जा रही है, क्या वाकई न्यायिक प्रणाली से बदल जाएगी? अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी? जो 3 साल की बात की जा रही है, क्या इन बदलावों से वाकई अपराधियों को 3 साल में सजा मिलकर रहेगी? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि पहले जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैरालीगल अथॉरिटीज, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, जो और जुडिशियल सपोर्टिंग एस्टैब्लिशमेंट थे, वो देश में कम थे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि लॉर्ड मैकाले ने जब इंडियन पीनल कोड 1860 में क्रिएट किया था, तो ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए किया था। उसका उद्देश्य जस्टिस भारतीयों को देना नहीं था, उसका उद्देश्य दंड भारतीयों को देना था, और इसीलिए नाम भारतीय दंड संहिता था।
और अब जो भारतीय न्याय संहिता आई है आजादी के 75 वर्षों के बाद, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी कि जो पहले कॉलोनियल परसेप्शन था ब्रिटिशर्स का इंडिया को रूल करने का, वो मास्टर सर्वेंट एटीट्यूड था, इसलिए उसको रिवैम्प करना और शिफ्ट जो पावर है, पावर रूलर से लोगों को शिफ्ट करना इसलिए जरूरी था। तो अगर हम इसमें देखें टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम की मर्जी के बिना केस खत्म नहीं हो सकता। पहले क्या था, सरकार या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहती थी तो विक्टिम की बिना मर्जी के फाइनल रिपोर्ट लगा देती थी। उसके अलावा 90 दिन के अंदर जो है चार्जशीट फाइल करना, 45 से 60 दिन के अंदर जजमेंट डिलीवर करना, विद इन 3 इयर्स केसेस को जो है डिस्पोजल करना। जो जुडिशियल अथॉरिटीज है या बाकी जो उसकी सपोर्टिंग अथॉरिटीज है, चाहे लेबोरेटरी हो चाहे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हो, उनको टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट देना। तो मैं समझता हूं ये रिस्ट्रक्चरिंग जो क्रिमिनल लॉ में थी वो ये जरूरी थी। बहुत सारे कानून ऑब्सोलेट हो गए थे जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुए अब 2023 तक, उसके हिसाब से बहुत सारे कानून की जरूरत ही नहीं थी। मॉब लिंचिंग को कानून में लाना जरूरी था, फाइनेंशियल क्राइम को कानून में लाना जरूरी था, व्हाइट कॉलर क्राइम को कानून में लाना जरूरी था, इकोनॉमिक क्राइम को कानून में लाना चाहिए था। और किसमें, क्रिमिनल लॉ में। अब देखिए टेररिज्म एक ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका इंडियन पीनल कोड में कहीं जिक्र ही नहीं था। 77 बार आजादी के बाद से अब तक इंडियन पीनल कोड को अमेंड किया गया, उस 77 बार में एक बार भी टेररिज्म को प्लेस नहीं मिला। पोटा रहा, टाडा रहा, यूएपीए रहा, लेकिन क्रिमिनल लॉ में तो नहीं था। मॉब लिंचिंग एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिसमें इंडियन पीनल कोड में सुधार करके पार्लियामेंट के अपने स्तर पर लाया जा सकता था, लेकिन नहीं लाया गया। अब 1872 के साक्ष्य अधिनियम की बात कर लीजिए। 1872 में कैसी परिस्थितियां रही होंगी, किन माइंडसेट के हिसाब से, ना उस समय टेक्नोलॉजी थी, ना उस समय डिजिटल एविडेंसेस थे, ना उस समय सीसीटीवी थे, ना उस समय ऐसे साइंटिफिक एडवांस या ऐसे गैजेट्स थे जिनके मुताबिक जो है जो एविडेंसेस है उनको प्रोक्योर किया जा सके। और आज भारत में हम समझते हैं कितने सालों के बाद जो जरूरत थी वो बहुत जरूरी था। अब देखिए उसके अलावा पेटी क्राइम्स, ग्रीवियस हर्ट, चेन स्नैचिंग एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑफेंस है, चोरी नहीं है, जान भी जा सकती है। और इसलिए उस और ली जाती है। कितनी दफा स्नैचिंग के दौरान में लोगों को ब्लेड से अलग अलग तरीके से उनको हर्ट किया जाता है, कितने बार गोली मार दी गई। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। और रॉबरी और थेफ्ट, इसलिए रॉबरी के केस में उसको रखना जरूरी है जब तक कि अपराधी को उसके अपराध की इंटेंसिटी के हिसाब से टाइम बाउंड मैनर में सजा नहीं मिलेगी तो उनके ऑफेंस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चरिंग ये दोनों कंपैटिबल हैं क्या? हमने वहां तो बदलाव कर दिया, लेकिन फिर जजों की कमी से जूझ रहा हमारी न्यायिक प्रणाली। वहां पर छुट्टियां इतनी ज्यादा होती हैं जिस कारण से कई दफा जो इतने केसेस है वो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या इस बदलाव से वहां तक पहुंचा जा सकता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसीलिए उसमें यह भी प्रावधान है कि हम पूरे देश भर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेबोरेटरीज, पूरे देश भर में ऐसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के वो खोले जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे जहां 7 दिन से 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसकी सामने आ जाए। अभी और दूसरा ये भी उसमें प्रावधान है कि अगर एक राज्य के अंतर्गत नहीं है वो व्यवस्था तो दूसरे राज्य से लाया जाए। अब एक सबसे बड़ी चीज पूजा जी, होता क्या था, 2 पहलू हैं, एक पुलिस का पहलू, एक इंडिविजुअल पहलू। जब प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन को फ्री नहीं रखेंगे उसके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कंपल्शन से या उनकी मॉनिटरिंग से, तो इंडिपेंडेंट आप प्रोसिक्यूशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन की उम्मीद करने की जरूरत है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट, और इसमें यह भी व्यवस्था है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा, और अगर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा तो फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, टाइम और मैनर में जो सुलभ न्याय की मैं एक बार मैं आपके पास आ रही हूं अश्विनी जी, भावना जैन जी। अब अश्विनी दुबे किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन बहुत बारीकी से बता रहे हैं कि जो बेटियों की सुरक्षा का मसला है या फिर एक आम नागरिक की सुरक्षा का मसला है, जो एक हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। जहां आपकी सरकार होती है वहां बीजेपी आप पर हमला बोलती है, जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर इन्हीं क्राइम को लेकर आप हमला बोलते हैं। लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों में कानून का खौफ हो, जिसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं, और यह उस दिशा में बढ़ता है कदम है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष होने के नाते भी जो जायज कदम है, जो अच्छे कदम है, उनकी सराहना करनी चाहिए? पर ऐसा मौका भी तो सरकार को देना चाहिए ना, जहां पर विपक्ष अपनी बात रख सके, चाहे वो सपोर्ट में हो या अपोज में हो। अपनी बात रखने का मौका ही जब नहीं मिलेगा विपक्ष को, तो उसमें
या यस और नो कहने की लेकिन बात मौका कहाँ से से सदन आती के है? भीतर ही चाहिए, जब सदन अपनी- के बाहर भी आप मेरी- बता मेरी- सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा। ऐसे थोड़ी कि मेरी सदन के मेरी भीतर ही बात- बैठ के बोला जा सकता है कि ये अच्छा कदम है या मेरी फिर ये बात- खराब कदम है। बिल्कुल बिल्कुल जब आप सदन विरोध में बाहर बैठकर कर चर्चा सकते तो होती तारीफ है। भी तो बाहर कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा है तो। पर मेरी एक बात सुनिए कि जब सदन किस लिए बना है? सदन बना है कि जो कानून विधेयक आए उसके ऊपर चर्चा हो या ना हो, इसीलिए तो संसद बनी है। देश के चुने हुए हम लोगों को क्यों भेजते हैं संसद में? ताकि हर पहलू पे अच्छे से चर्चा हो सके। अगर सरकार कोई कानून लेके आती है तो उसके हर पहलू पे विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पर चर्चा हो, और ताकि जो विधेयक बने, जो कानून बने, वो हर तरीके से जनता के हित के हो। अब इसमें तो डिबेट हुई ही नहीं, इसमें तो एक तरफा जो कानून लाया गया, जो सरकार ने ठप्पा लगा दिया, वही कानून बन गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा हो या बुरा हो, पर अच्छा, मुझे संसद में भावना जैन जी, चर्चा हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा जानकारी हो, ये वह है। पर जरा मुझे एक बात बताइएगा, जो भी और उस संशोधन बात में होने होते कहना हैं चाहूंगी या फिर कि- जो भी बदलाव होना होता है वो प्रस्तावित होता है संसद की कार्रवाई में, क्या क्या इस बार नियम है, कौन कौन से संशोधन होंगे, कौन कौन से नए कानून या जो भी चर्चा होने वाली है, जहां तक मेरी जानकारी वो प्रस्तावित होता है संसद के अंदर कि ये मैटर लगा हुआ है, इस पर बात होगी। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ भावना जी? ये जानकारी होती है हर सांसद को? हर सांसद को होती है, पर जब हाँ, होती है ना। सांसद को वहां पर बात रखने का मौका ही ना दिया जाए तो हाँ। फिर आपको तो मालूम है कितनी विधेयक ये सरकार पिछले सालों में लेकर आई है, जिसको वॉइस वोट से ही पास कर दिया गया है। आलोक वत्सी, एक भी जब सांसद महिलाओं की बात अगर आई, उसके हाँ, बोलिए जल्दी से। डिवीजन की मांग करता है, हाँ। एक भी सांसद अगर डिवीजन की मांग करता है तो उसके ऊपर डिवीजन होना चाहिए, पर इस सरकार ने कभी भी डिवीजन की मांग को पूरा ही नहीं किया। कभी आज तक तय ही नहीं हो पाया कि जो विपक्ष की आवाज है, जो ये चाहते हैं उस तरीके से अपना विधेयक पास करते हैं। तो आप किसी ये भी कह रही हैं विधेयक भावना पे जी, चर्चा जल्दी होने से का मुझे इस बात का मौका ही जवाब नहीं दीजिएगा कि आता। आप ये कह रहे हैं कि जब विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा था, नियमों के विरुद्ध जाकर वेल में पहुंच रहा था, उस दौरान में पहले वहां पर मौजूद सभापति को, लोकसभा स्पीकर को यह कहना चाहिए था कि आप जरा थोड़ा शांत बैठ जाइए, ये विरोध आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपके खिलाफ एक्शन बाद में ले लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं ये सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी कि आप, ये सरकार की जवाबदेही बनती है जब संसद में इतनी बड़ी घटना होती है, उसकी सुरक्षा पर चूक होती है। जो सरकार अपनी संसद को नहीं बचा सकती वो अपने नागरिकों को आलोक बचाने वत्स, की बात करती। आलोक वत्स, इसका जवाब आलोक वत्स देंगे। आलोक वत्स, संसद कहाँ नहीं बच रहा है, संसद तो सुरक्षित है, अक्षुण्ण है। अब तो और जो स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए हैं, इसके बाद तो यहाँ परिंदा भी अभी पर तो नहीं मार आदमी सकता है। कूद के लेकिन- संसद में सांसदों के बीच पहुंच गया।